बिस्मिल्लाह। महसूस ये होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नई सफबंदी कर रही है। अली अमीन गंडापुर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK की सदारत से फारिग हो गए हैं और उनके मुखालिफ ग्रुप आतिफ खान और जुनैद अकबर साहब अब सदारत पर बर्जुमान होंगे। इससे पहले हमने देखा कि जुनैद अकबर साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात में किस तरफ जा रही है, उसके साथ साथ मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कोई दरवाज़ा दोबारा खोल सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अगर 28 जनवरी तक मेरी मुलाकात मेरे वफ़द से करवा दी गई तो मुज़ाकरात के हवाले से हतमी फैसला करूँगा। क्या सूरत हाल बनेगी आने वाले दिनों में, रऊफ़ हसन साहब से इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खाका नजीब साहब हमारे साथ होंगे, क्योंकि ख़बर यह है कि टैक्स देने वालों में सबसे पहला नंबर आज भी तनख्वाहदार तबके का है, यानी कि उससे ही निचोड़ा जा रहा है, उसी से टैक्स निकाला जा रहा है। और जायज़ा ये भी लेंगे कि सऊदी अरब अमरीका के अंदर जब सरमायाकारी करेगा तो फिर पाकिस्तान के लिए किस हद तक वो फ़ायदेमंद बन सकती है। रऊफ़ हसन साहब सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान साहब का एक मुतालबा सामने आया, वो कहते हैं कि जी 28 जनवरी तक मुज़ाकराती टीम को मुझसे रब्ता करवाएं तो मैं हतमी फ़ैसला करूँगा। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि मुज़ाकरात का कोई दरवाज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दोबारा से खोल दिया गया? थैंक यू वेरी मच जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। ये जब मीटिंग ऐसी कभी होती है, क्योंकि पहले भी इस किस्म की मीटिंग का प्रॉमिस किया गया था, जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम थी उन्होंने किया था, फिर एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, हर दिन वो दूसरे दिन का कमिट करते थे, 7 दिन गुजर गए और ये मुलाकात नहीं वो करवा सके। तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात जो है वो टर्मिनेट किए गए हैं। अब ये प्रेरोगेटिव खान साहब का है, अगर मुज़ाकराती टीम की उनसे मुलाकात करवाई जाती है जिसके बारे में हमें शकूक व शुबात मौजूद हैं, आई डोंट थिंक कि जी ये जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है इसमें इतनी सख्त है कि ये कोई काम करवा सके, क्योंकि बेसिकली तो ये मुस्तार पावर के ऊपर उन्होंने ये हुकूमत कर रहे हैं। तो उसके बाद जब मुलाकात होगी तो उसके बाद खान साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो कोई फैसला करते हैं। एट दिस मोमेंट व्हेन यू एंड आई टॉक, मुज़ाकरात को टर्मिनेट कर दिया गया हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ। सर, नुकसान किसको हुआ है? मुज़ाकरात अगर कामयाब होते तो क्या हुकूमत को फ़ायदा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा था, और अब नाकामी की वजह जो है वो जो भी हो, उसका नुकसान किसको ज़्यादा है, हुकूमत को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए भाई, हम जो काम करते हैं वो मुल्क, रियासत और आवाम के लिए करते हैं, उससे जाती मफाद की बात हम कभी नहीं करते। ये सोच हमारी में दाखिल नहीं है। हमने ये मुज़ाकरात का अमल जो था उनके साथ शुरू किया, इसके बावजूद कि हम उन ऐसी जमातों से जिन्होंने डाका डाला हुआ है अवामी मैंडेट के ऊपर, उनके साथ हम कंसिस्टेंटली ये स्टांस लिया हुआ था कि उनके साथ बात नहीं करनी, लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, हमने वहाँ लचक दिखाई, इसलिए कि मुल्क और रियासत का मफाद जो था वो इसी में पोशीदा था कि बातचीत की जाए। तो इसमें हमारा जीत या हार की बात नहीं है। मैं होपफुली आई अंडरस्टैंड कि जी दूसरे अगर एयरलाइंस के ऊपर सोचते हैं तो वो फिर उनसे पूछिएगा, उनसे सवाल पूछिएगा। ये मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ मुल्क और अवाम के लिए किए गए थे, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए। सर, मुज़ाकरात मसले का पीसफुल जो है पुरअमन हल जो है वो निकल आए। रऊफ़ साहब, मुज़ाकरात के दरमियान जो है वो खान साहब की तरफ से भी ट्वीट आते रहे, और फिर हमने देखा कि हुकूमत के वज़रा भी बैठ के टॉक शोज़ में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अजीब व गरीब बातें करते रहे जो मुज़ाकरात के दरमियान नहीं होनी चाहिए। तो आप नहीं समझते कि दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से तहम्मुल जो लफ्ज़ है उसको अडॉप्ट नहीं किया गया, उसका रवैया जो है वो देखने में नहीं आया? देखिए जी, मुज़ाकरात शुरू हुए, पहली जो मीटिंग हुई थी आपको पता है वो 2 जनवरी को हुई थी, उसके बाद फिर 17 को हुई थी, ठीक है ना जी, आपको 16 को। और इस सारे अरसे में जो हुकूमती वक्त का जो उनका जो रवैया था वो इंतहाई डिसअपॉइंटिंग था। इस अरसे में कोई ट्वीट्स वगैरह भी नहीं आए हैं, लेकिन दूसरी मीटिंग के बाद जब उनके साथ इनके वज़रा ने आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कि इंतहाई गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं पीटीआई के बारे में और पीटीआई की लीडरशिप के बारे में, दैट इज वन ऑफ द 3 रीजंस व्हाई वी डिसाइडेड कि हमने मुज़ाकरात जारी आगे नहीं रखने हैं। तो हमारी तरफ से जहां तक खान साहब के ट्वीट्स का सवाल है तो वो हकायक के ऊपर मबनी होते हैं। अगर आप उनमें से कोई ऐसी चीज मुझे पॉइंट आउट कर दें कि जो कि हकीकत पर मबनी नहीं है तो भाई मैं आपके साथ उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर लूंगा। रऊफ़ साहब, लेकिन मुज़ाकरात के दरमियान अचानक जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को अर्दली कह देना और फिर हमीदुर्रहमान कमीशन का जो है वो हवाला देना, सर मुज़ाकरात के बीच में ऐसी चीज़ों से परहेज़ नहीं करना चाहिए? ये ऑर्डरली नहीं है तो और क्या है? जरा मुझे कोई और बता दीजिए इनका नाम जी, प्राइम मिनिस्टर साहब जो बने बैठे हुए हैं। अगर नहीं ऑर्डरली तो फिर ये क्या है? मुझे तो ये ऑर्डरली लगते हैं।
रऊफ साहब, जब बैठते हैं दो फरीकैन मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो फिर थोड़ा सा रवैये में तहम्मुल नहीं होना चाहिए सर? देखिए जी, जो मैंडेट चोरी करके बैठा हुआ है सर, क्या वो एहतराम के काबिल है? अगर आप एक जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो क्या वहां मैंडेट चोरी करना इतना ब्लेटेंटली, इतना ब्रेसनली, क्या वो मुनासिब है? क्या इनको नहीं चाहिए कि ये शीशे में जरा अपने अमाल के ऊपर को नजर दौड़ाएं जो इनके चेहरे के ऊपर आया है? अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने कल ही एक मॉर्निंग शो के अंदर ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात चाहती थी, इस्टेब्लिशमेंट आजकल ऐसा काम कर नहीं रही, तो क्या राना साहब का ये दावा दुरुस्त है सर? हमने पोजीशन ली है जनाब कि हम उनसे बात करना मुनासिब समझते हैं जिनके पास पावर है। पावर इनके पास नहीं है, जो कि हुकूमत के ऊपर विराजमान है। ये लोग पावर उन्हीं के पास ही है, एस्टैब्लिशमेंट के पास है। ये तो हमारा एक कंसिस्टेंट स्टांस रहा है, इसमें हमने कभी किसी किस्म की चेंज नहीं की। बिल्कुल मुनासिब होगा कि हम उनके साथ मुज़ाकरात जो हमारे शुरू हुए हैं उनको कंटिन्यू करें, और वो हम चाहेंगे, हम हमेशा से चाहते थे, क्योंकि वहां से कोई मसले का हल जो है वो निकलने की उम्मीद की जा सकती है। इनसे मुज़ाकरात करना तो वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनके पास तो कुछ है नहीं। ये तो हमारी मीटिंग नहीं करवा सके खान साहब से मेरे भाई। 7 दिन तक ये लगातार हमें कमिट करते रहे, जी कल करा देंगे, कल करवा देंगे। इनकी तो ये हैसियत नहीं है, ऑर्डरली नहीं तो और क्या है ये। लेकिन सर, आप लोग एक तरफ जमहूरियत का मुतालबा करते हैं, जमहूरियत की बहाली का मुतालबा करते हैं, मदाखलत ना होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी उन्हीं लोगों से करते हैं कि जिनको आप लोग खुद जिम्मेदार समझते हैं इन तमाम चीज़ों का। यार देखिए, जो रियलिटी है ना उसको फेस करना पड़ता है। आपने मुल्क के मसाइल को हल करना है ना, आपने मुल्क के मसाइल को हल करना है, तो मुल्क के मसाइल किन से बातचीत के जरिए हल होंगे? क्या इन लोगों से बातचीत के जरिए हल हुए हैं जो कि एक मुलाकात नहीं करा सके हमारी टीम की? या उन लोगों से मुज़ाकरात से हल होंगे जिनके पास ताकत है, जो कुछ फैसले करने की पोजीशन में है, जो फैसले कर सकते हैं? और हम कोई जाके कोई डील नहीं कर रहे, हम अपने लिए कोई हम बेनिफिट्स नहीं मांग रहे। हम सिर्फ चाहते हैं कि इस मुल्क को आइन और कानून के दायरे में वापस लाना है, और जहां भी बातचीत हो कि हम ये काम कर सकते हैं हम वो करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि उसी में रियासत के लोगों का मफाद जो है वो पोशीदा है। रऊफ साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि आज के दिन इस वक्त तक तो सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा खान साहब ने बंद कर दिया है, तो अब अगला लाएअमल क्या है सर? सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसको मज़ीद जारी रखेंगे, एहतजाज के लिए इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, क्या सोच रही है सर क़यादत? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब ये बहुत जल्दी मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में कोई मीटिंग होगी और जितने भी हमारे ऑप्शंस मौजूद हैं उनको कंसिडर किया जाएगा और एक मजबूत किस्म का लाएअमल जो है वो तरतीब दिया जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद फिर उसका ऐलान भी करेंगे, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। देखिए, हमारी पार्लियामान के अंदर जो जद्दोजहद है वो जारी है, उसको हमने अप किया है, उसको हमने थोड़ा सा एक्टिवेट किया है, वो आप देख रहे हैं। कानूनी महाज के ऊपर भी हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है, और आइन और कानून के तहत जो हमें पुरअमन एहतजाज का राइट मिला हुआ है उसको भी हम एक्सरसाइज करने के बारे में सोचेंगे। तो ये देखेंगे, अभी हम अनकरीब इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में हम एक हतमी फैसला करने की पोजीशन में होंगे। रऊफ साहब, केपीके के अंदर क्या सूरत हाल है कि अलीमन गंडापुर साहब जो है वो सदारत से फारिग हो गए हैं, जुनैद अकबर साहब, आतिफ खान साहब जो उनके पार्टी के अंदर मुखालिफ समझे जाते थे वो अब जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं, उनको सदारत भी दी जा रही है, और जो है वो हमने देखा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर भी जुनैद अकबर साहब आए। तो सर, क्या हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके के अंदर कोई नई सफबंदी हो रही है? देखिए, ये जो चेंज हुआ है केपी में, ये अली अमीन गंडापुर साहब को ऑन बोर्ड लेके और उनकी कंसेंट, उनकी एग्रीमेंट के बाद हुआ है। जुनैद अकबर साहब हमारे एक बहुत ही कमिटेड किस्म के वर्कर हैं, बहुत बहादुर इंसान हैं, और मेरा ख्याल है कि वो पार्टी को बहुत अच्छा लीड करेंगे। लेकिन ये अली अमीन गंडापुर साहब में कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, ये उनकी मर्जी से, उनकी डायरेक्शन में और उनको ऑन बोर्ड लेके ये चेंजेस जो है केपी में वो की गई हैं। सर, एक चीज़ और फरमाइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब अमेरिका में इक़्तिदार का जो है वो सरबराह बन चुके हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से किसी इंटरफेरेंस का, पाकिस्तान को किसी सख्त मैसेज दिए जाने का मुतालबा करती है, कोई तवक्का रखती है सर?
मैं बसा औकात जनाब ये मामला जो है इसके बारे में बात कर चुका हूं कि बासियत एक सियासी जमात के हम किसी भी मुल्क को कभी ये नहीं कहेंगे कि वो पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी करे। हम इसके हमेशा से खिलाफ रहे हैं और हमने ना ही अमेरिका को कहा है कि वो कोई ऐसा काम करे। लेकिन जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की कंडीशन है, जो पाकिस्तान में जमहूरियत को जिस तरीके से पामाल किया गया है, जिस तरह से आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिस तरह से इंसानियत और अखलाकियात का जनाजा निकाला गया है, मेरे भाई ये हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की आंखें भी हैं, लोगों के कान भी हैं, लोग बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और उनको पता है। आप इस पे देखिए कितनी दुनिया की कांग्रेसेस ने, सेनेट्स ने, कांग्रेसमैन ने, लेजिस्लेटर्स ने और जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उन्होंने, और इसके अलावा जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है उनकी हुकूमतों ने बहुत एक्सेप्शन एक उन्होंने इस सिलसिले में स्टेटमेंट्स जो हैं, क्रिटिकल स्टेटमेंट्स जो हैं पाकिस्तान में इन कंडीशंस के बारे में वो इशू की हैं। तो हमें उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है और डेफिनेटली हम ना हमने किया है ना हम करेंगे कि उनसे कोई इंटरवेंशन की बात करें। हाँ, जो हमारा डायस्पोरा है जो कि प्रेडोमिनेंटली सपोर्ट करता है खान साहब को, वो उन्होंने पाकिस्तानी डुअल नेशनल होने के नाते उन्होंने कोई काम जरूर किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अब हम ये नहीं कहते कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये तो डिपेंड करता है उन्हीं के ऊपर कि पाकिस्तान कहाँ फिगर करता है। और ये जो इंसानी हकूक की जो वायलेशन हो रही हैं यहाँ, आइन और कानून का जो जनाजा निकाला गया है उसके ऊपर वो कहां तक जाने के लिए तैयार होंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन कम से कम पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हम इस किस्म की किसी इंटरवेंशन की कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठे हुए। अच्छा सर, दो सिनेरियो हैं। एक तो वो सिनेरियो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसी भी हुक्म के जरिए जो है वो कालअदम नहीं करार दिया जा सकता, उसमें तरमीम का नहीं कहा जा सकता, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट को प्रिवेल करना चाहिए। दूसरी जानिब जो है हम देख रहे हैं कि आपकी एक दरख्वास्त है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए जो है वो लग भी चुकी है। तो क्या मुस्तकबिल देखते हैं सर 26वीं तरमीम का, कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात हैं कि तरमीम के अंदर जो है वो कोई इंटरफेरेंस करे या कोई राय दे उसके ऊपर कि पार्लियामेंट को ऐसा करना चाहिए या खुद से कर दे? क्या होता दिखाई दे रहा है सर, क्या चाहते हैं सर? अफसोस हुआ है ये सुन के, बिलावल भुट्टो ने शायद आइन नहीं पढ़ा या शायद वो उनकी समझदानी कुछ कमजोर है, उनको समझ नहीं आई। आइन बड़ा क्लियरली ये कहता है कि जी लेजिस्लेशन करने का जो हक है वो पार्लियामेंट के पास है, लेजिस्लेशन की इंटरप्रिटेशन का जो हक है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। या पढ़ लीजिए, आप भी पढ़ लीजिएगा, उनको भी पढ़ा दीजिएगा, कहिएगा जी कि मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पढ़ लें ताकि उनकी क्लैरिटी आ जाए। सुप्रीम कोर्ट के पास ये आईनी हक मौजूद है कि वो किसी भी बनाए गए कानून को इंटरप्रेट करे कि वो आइन और कानून जो है उसकी लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक है कि नहीं है। और अगर वो इस नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं कि वो लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक नहीं है तो उसको वो टर्न डाउन करने का आईनी हक रखते हैं, ये उनके पास है। वो करते हैं या नहीं ये एक डिफरेंट सर, ये कानून के लिए है या आईनी तरमीम के लिए भी आप समझते हैं कि ये हक मौजूद है? सबके लिए जी, सबके लिए, हर किस्म के कानून, हर किस्म की तरमीम, हर किस्म की लेजिस्लेशन जो है उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये आइन उनको ये हक देता है, मौजूद है, आपकी किताब में मौजूद है ये हक उनके लिए। तो सर आप लोगों का मुतालबा क्या है सर? आईनी तरमीम को सिरे से कालअदम करार दिया जाए, उसको देख लिया जाए, क्या किया जाए? बिल्कुल खत्म, कल अदम करार दिया जाए। ये आइन की लेटर एंड स्पिरिट के मुनाफी है, सरीहन मुनाफी है। जुडिशरी को आपने एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया है, पैरेलल जुडिशियल सिस्टम आपने क्रिएट कर दिया है जो आपस में इस वक्त देखिए बरसरे बेकार हैं, आपस में लड़ रहे हैं। यही मोटिव था इनका, ये चाहते थे कि जी ये एक पिलर जो खड़ा हुआ है इसको तबाह किया जाए और आज ये पिलर जो है वो तबाही की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हम इसको रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने तीनों पिलर्स के ऊपर स्टेबल तरीके से खड़ा हो। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन्होंने जुडिशरी को तबाह करने के ये दर पे हैं और ये बहुत ऑलरेडी डैमेज कर चुके हुए हैं। हम चाहते हैं कि इसको रिवर्स किया जाए और सुप्रीम कोर्ट को अपनी ओरिजिनल हालत में जिस तरह से स्टिपुलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बहाल किया जाए। अच्छा राउफ साहब, एक तकसीम नज़र आती है सुप्रीम कोर्ट में हमें, हम देखते हैं कि मंसूर अली शाह साहब का आज भी एक ख़त आया है। फिर इस तरीके से जो है वो एक तकसीम महसूस हो रही थी कि जो शायद ख़त्म हो जाती जब याया आफरीदी साहब ने जो है वो हलफ लिया, तो काजी फायदी साहब के दौर में जो तकसीम थी वो ख़त्म हो जाती, उससे पहले बंदियाल साहब के दौर में थी। तो सर ये खलीज बढ़ती दिखाई दे रही है आपको आने वाले दिनों में, कम होती दिखाई दे रही है? इसको कैसे सॉल्व किया जाए कि अदलिया एक पिलर की सूरत में दोबारा से सबको नज़र आए?
देखिए, पहला तो कमेंट मेरा ये है कि ये ही मोटिव था इनका। जो हुक्मरान है, इनका मोटिव यही था कि सुप्रीम कोर्ट को आपस में लड़ाकर एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम क्रिएट किया गया ना, जो जिसे आप ये आईनी बेंच कहते हैं, वो एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम है। तो इनका मकसद ही ये था उसको क्रिएट करने का कि सुप्रीम कोर्ट की जो अफादियत है उसको कम किया जाए, और ये जो आपस की डिविजन है ये उसी की वजह से ये हो रही है। तो ये तो लोग बड़े खुश बैठे होंगे कि जी ठीक है, ये आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। और इसका एक ही तरीका है इसको ठीक करने का, सुप्रीम कोर्ट को अपनी असल हालत में बहाल करने का, वो ये है कि जी इस आईनी तरमीम को रिवर्स किया जाए, इसको कल अदम करा दिया जाए, जैसे कि आपने कहा था। और उसी के लिए हमने ये पिटीशन मूव की है, और उसके बगैर चारा नहीं है, क्योंकि उसके बाद बगैर जो है ये बिल्कुल इनइफेक्टिव होकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो रह जाएगी। सर, पार्टी का ही आपका एक और इंटरनल मामला है। शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो खान साहब ने वकालत से भी अलग कर दिया है, बाकायदा ऑर्डर का पार्ट वो बन चुका है। तो सर, क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं शेर अफजल साहब का, और फिर सलमान अकरम राजा और शेर अफजल के दरमियान जो चितकलिश है, इसको आप ख़त्म होता देखते हैं, या आप समझते हैं कि शेर अफजल साहब अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय? शेर अफजल मरवत साहब को जी शो कॉज नोटिस इशू हुआ है, और अब उनका जब जवाब आएगा तो उसके मुताबिक जो है खान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक उनके बारे में फैसला किया जाएगा। जहां तक इस वक्त तक की इंडिकेशंस हैं वो आपने खुद बयान कर दिया है कि उन्होंने उनको अपने कानूनी मामलात से भी अलहदा कर दिया है, और उन्होंने यहां तक भी कहा है कि जी इसको अदालत में ना आने दिया जाए। ठीक है, तो ये बड़ा ही एक एक्सट्रीम किस्म का मतलब ये है कि उन्होंने खास सोच समझ के ये फैसला किया होगा। तो इसके बाद पार्टी के लिए कोई ऑप्शन रहता नहीं है। अगर चेयरमैन जो है उन्होंने ये पोजीशन ली है, तो फिर पार्टी को चेयरमैन के जो फैसला है उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। सर, कहाँ गलती कर रहे थे शेर अफजल साहब के इतने एक्सट्रीम एक्सेप्ट की तरफ इमरान खान साहब को जाना पड़ा? पब्लिक डोमेन में हर चीज को लेके जा रहे थे। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं, और वो आरा जो होती हैं वो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म पार्टी के अंदर मौजूद होते हैं, और उसमें हम सब लोग बात करते हैं, हम डिफर भी करते हैं आपस में, लेकिन जब पार्टी एक फैसला करती है तो फिर हम पर लाजिम हो जाता है कि हम उसका दिफा करें और उसको लेके आगे बढ़ें, और उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके हम उसको हद तक तनकीद ना बनाएं और उसको डिस्कस ना करें। लेकिन ये होता था कि हर मामले को ये पब्लिक डोमेन में लेके जाते थे, और इसके अलावा उनके कुछ बयान जो थे वो हकीकत से बिल्कुल दूर होते थे, उनका हकीकत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता था। तो आई थिंक यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से खान साहब ने जो फैसला किया है वो किया है, और मेरा ख्याल है कि पार्टी को भी उसी फैसले की तकलीद करनी पड़ेगी। तो सर, इसमें मीडिया का कोई किरदार भी आप समझते हैं कि पार्टी में इस तकसीम का, शेर अफजल साहब को इस जगह पर ले जाने के अंदर मीडिया भी जो है वो कोई पार्ट बना है? देखिए, मैं अब मीडिया के ऊपर नहीं को बात करना चाहूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सर, हम सब रिस्पांसिबल होते हैं अपने कामों के, अपने डीड्स के, जो हम कहते हैं जो करते हैं सर, वो रिस्पांसिबिलिटी मेरे ऊपर आती है। हाँ, मीडिया मुझे इन्फ्लुएंस करता है या मुझे कोई लोग इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो फिर मेरा क्राइसिस है, वो मीडिया का क्राइसिस है, उन लोगों का क्राइसिस नहीं है। बिल्कुल मीडिया में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, मैं इस बारे में बिल्कुल, मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है, जो कि चाहते हैं कि पार्टी में तकसीम कराई जाए। कुछ टाउट्स भी छुटे हुए हैं इस वक्त, जिनको कि मीडिया बिठा के 15-15, 20-20 मिनट बात करता है। मैं नाम उनका नहीं लेना चाहूंगा, उनमें से डाउट ब्रदर्स भी हैं, एक जो 2 अदद वो भी बैठे हुए हैं। ये सब लोग जो है ये इनको मीडिया बेजा किस्म का की इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस देता है, हालांकि उनकी पार्टी में जगह ही नहीं है, वो पार्टी से निकाले गए हुए लोग हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है डिसअफेक्शन फैलाना पार्टी के अंदर, डिविजन फैलाना पार्टी के अंदर। तो उसके लिए वो मीडिया के कुछ अनासर हैं वो भी सरगर्म है, और ये जो टाउट बरादरी है ये भी सरगर्म है। तो लाजमी बात है ये काम तो करेंगे, लेकिन हमें जो अपनी जो हमें हमारी सफ़े हैं उनको दुरुस्त रखना है, पार्टी में यूनिटी कायम रखनी है। और मैं नाम नहीं पूछता रऊफ साहब आपसे, लेकिन क्या जिन 2 टाउट्स बरादरी भाइयों का जिक्र आप कर रहे हैं वो वकालत के पेशे से मुंसलिक है? सर, मैं बिल्कुल किसी किस्म की कोई इस बारे में निशानदेही करना नहीं चाहूँगा। चले, बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब मेरे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद खाकान नजीब साहब मेरे साथ मौजूद है। कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत पे। ज़ाहिर है कि सियासत पे तो मुस्तकिल बात कर ही रहे हैं। 3-4-5 खबरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि वो तब सऊदी अरब का दौरा करेंगे कि जब उनको एक अच्छा सरमायाकारी का पैकेज मिलेगा, और फिर हमने देखा कि सऊदी अरब ने उसकी एक जो है वो ऑफ़र भी
कर दी है डोनाल्ड ट्रंप साहब से गुफ्तगू के अंदर, पाकिस्तान को क्या कुछ मिलेगा? क्या पाकिस्तान सरमायाकारी के मामले में सऊदी अरब से वही कुछ हासिल कर पा रहा है कि जिस तरीके से दीगर ममालिक के लिए सऊदी अरब के दरवाजे खुले हैं? इसके साथ साथ टैक्स मामलात के हवाले से भी बात करेंगे। मेहताब हैदर साहब की खबर है कि तनख्वाहदार तबका ही सारा टैक्स दे रहा है और पहली छमाही के कुछ नताइज के ऊपर उन्होंने बात की थी। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, कुछ आलमी सिनेरियो से शुरू होते हैं, फिर लोकल पे आ जाएंगे और फिर जो है वो टाटा बाय बाय करेंगे सर, आज के प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। सर, सऊदी अरब सर भारी सरमायाकारी करेगा, फिर आरामको के वजूद के हवाले से भी बात हो रही है कि जब ड्रिल बेबी ड्रिल होगा तो फिर सऊदी अरब के और तेल के जो मामलात हैं उस पर कितना इम्पैक्ट होगा? दरअसल कुछ आलमी मंजरनामे पे सऊदी अरब, डोनाल्ड ट्रंप, ड्रिल बेबी ड्रिल जो नारा है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, उसको सामने रखते हुए क्या सिनेरियो देख रहे हैं सर आप? देखिए, एक तो सबसे पहली ये बात है कि एक प्रो ग्रोथ, प्रो मार्केट एंड प्रो रिफॉर्म्स, इस तरह की रजीम जो है अभी तक आपको यूएस में जो उन्होंने गुफ्तगू की है वाज़ेह हो जाना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने कहा मैं डोज बनाऊंगा, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाऊंगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कम करूंगा, गवर्नमेंट को डीरेगुलेट करूंगा। ये तीनों चीजें पाकिस्तान पे भी वैलिड है। पाकिस्तान को सर हमने भी एक कमेटी बनाई है इसाक डार साहब की क़यादत में, पता नहीं 2 दर्जन से ऊपर उसमें लोग हैं, हम भी एफिशिएंसी चाहते हैं सर। सॉरी आपको इंटरप्ट किया, लेकिन वो भी जरा साथ ले लीजिएगा जी। सो आई मीन यू नीड अ रियली, जैसे कहेंगे सेक्रेटेरिएट जो कि ये काम करे जैसे कि वो कर रहे हैं। इस चीज में बिल्कुल दो आरा नहीं है। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, करंट का भी, डेवलपमेंट का भी, सूबों की सतह पे भी, फेडरल भी, और फिर स्पेशली कि आपने डीरेगुलेट मुल्क को कैसे करना है, आसानी कैसे करनी है ताकि आप अट्रैक्ट कर सकें लोकल डोमेस्टिक एफटीआई, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, और एफटीआई जो कि आप बाहर से लाना चाहते हैं। मार्केट्स बनानी है, ग्लोबली इंटीग्रेट करना है। ये सारा काम जो यूएस करने जा रहा है, यही काम पाकिस्तान में होने वाला है। 90 की दिहाई में बिल्कुल यही काम मनमोहन सिंह ने इंडिया में किया था। यही काम वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, सब ने किया है। मॉडल बड़ा सादा है। क्यों यूएस में इन्वेस्टमेंट जा रही है? आपका ये सवाल बड़ा अच्छा है। इसलिए 600 अरब डॉलर की बात सऊदी अरेबिया कर रहा है। अमेरिकन एक एक्सेप्शनलिज्म है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ 3-3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनीज जो हैं सालों में बन जाती हैं। क्यों बन जाती हैं? फंक्शनिंग मार्केट्स हैं, मौके हैं, डीरेगुलेशन है। जो इस वक्त उन्होंने एक सेटअप ऐसा बना दिया है कि आप कंपनीज रजिस्टर करके उनको ग्रो कर सकते हैं, HR अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बनाती हैं। मैक्रो स्टेबिलिटी है, स्टेट का फुटप्रिंट और कम करना चाह रहे हैं। ये हैं वो चीज़ें जो पाकिस्तान को भी इवेंचुअली बनानी है। ये कोई फ़र्क नहीं है इस मॉडल में। मॉडल बिल्कुल यही है। एक पोटेंशियल ग्रोथ होती है एक मुल्क की, उसको अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स को इम्प्रूव करना हो, चाहे वो डीरेगुलेट करना हो, ये आपको करनी है। एक चीज़ जो ड्रिल बेबी ड्रिल है, उसकी जो अच्छी बात यह है कि 81-82 डॉलर पर बैरल का जो तेल है वो $78 पर बैरल पर कल रात को ट्रेड कर रहा था। सो दैट्स अ गुड सिनेरियो। जब भी पाकिस्तान का तेल 70 यानी कि 70s में आ जाता है, इंपोर्ट का बिल कम हो जाता है। $1 अरब माहाना का अगर हम $90 से नीचे आकर 70, 72, $73 पर आ जाते हैं, यहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान को भी इस सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान का भी जो फॉरवर्ड मूवमेंट है वो इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती है। सर आप ये कहते हैं कि जब बेबी ड्रिल करेगी तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा? देखिए, फ़ायदा तो ज़रूर होगा, इसलिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी 70s का जो ऑयल है, जो 70 पर डॉलर, 75 पर डॉलर का ऑयल है, उसमें वाइबल हो जाती है। इन्फ्लेशन टूट जाती है, आप अपने पॉलिसी रेट को कम कर सकते हैं, आपके डॉलर कम खर्च हो रहे होते हैं, आपका इंपोर्ट बिल टूट जाता है। ये सब फ़ायदे आपको आ जाते हैं क्योंकि आपकी इकॉनमी अभी भी इंपोर्ट ऑफ ऑयल पर डिपेंडेंट है, लार्जली डिपेंडेंट है, पावर बनाने के लिए भी डिपेंडेंट है, ट्रांसपोर्ट का भी सिस्टम इसी तरह का बनाया हुआ है हमने। सो इस चीज को देखते हुए बिल्कुल होगा फायदा, पर एक अच्छी अमेरिकन रजीम का भी फायदा होना चाहिए। वो एक प्रो ग्रोथ, प्रो मार्केट रजीम है, एक्सपोर्ट बढ़ाने का भी फायदा होना चाहिए। ये सब फवायद पाकिस्तान को हासिल करने चाहिए। सर, जब सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा या सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कोई पाकिस्तान के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि वैसे तो रेलिवेंसी हमारी कोई इतनी रही नहीं है।
देखिए असल बात तो रेलेवेंसी बनानी ऐसे है ना कि लोग चाहें वो आकर आपके मुल्क में इन्वेस्ट करें। क्यों इन्वेस्ट करें? क्योंकि ये एक कंपेटिटिव मार्केट हो, 25 करोड़ का मुल्क है इसलिए इन्वेस्ट करें, यहाँ से एक्सपोर्ट करने के मौके हों इसलिए इन्वेस्ट करें। इस वक्त जो सऊदी का पाकिस्तान में इंटरेस्ट है वो बड़ा क्लियर है। दैट इज द फॉलोइंग। नंबर 1, वो चाहते हैं कि जो रेकोडेक है उसमें वो पाकिस्तान के 10 से 15% शेयर जो है वो खरीद सकें, माइंस एंड मिनरल्स को आगे बढ़ा सकें। चले, एक इंटरेस्ट है। सो एक डील चल रही है, आप देखेंगे किसी भी वक्त रेकोडेक की आगे बात बनेगी और अथॉरिटीज आपको ये बताएंगी कि दे हैव काइंड ऑफ क्लोज दैट डील। इससे सिर्फ उसी तक ना सोचिए, 15 होल्स हैं जो इस वक्त रेकोडेक है, इसके इर्द गिर्द फवाद बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान का। यही जो $1 अरब के निकलना है ना कॉपर एंड गोल्ड, जो आपने 2028 एंड या 29 में निकालना है, ये अगले 2-3 साल में विद अनदर $4-5 बिलियन आप डबल कर सकते हैं इस पोटेंशियल को। अब लोग पूछते हैं यार आप क्यों बेचना चाहते हैं? इसलिए बेचना चाहते हैं कि पहले $5 अरब चाहिए इसको मुकम्मल करने के लिए। अभी रेल लिंक्स बनने हैं, पोर्ट अपग्रेड होनी है, पानी के जखायर आने हैं। ये तो नहीं है कि मैंने घर के बाहर कुआं खोदा, कॉपर एंड गोल्ड निकल आया। सो समझिए इस चीज को। सो अगला $4 बिलियन फिर आपने इन्वेस्ट करना है। सो आई थिंक दैट्स द प्रोसेस। एक तो ये इंटरेस्ट है, कुछ इंटरेस्ट और भी पैदा हुआ है। कहां पे? एग्रीकल्चर सेक्टर में। जो सऊदी अरेबिया ने कहा है कि $500 मिलियन तक की जो इन्वेस्टमेंट है उसको लॉक कर रहे हैं और $2-2.5 अरब कर देंगे। आई थिंक ये हैं गुड एस्टिमेट्स जिनकी बात करनी चाहिए और जो उन्होंने कंफर्म किए हैं। फिर उनका एक बहुत बड़ा रिजर्व हमारे स्टेट बैंक के पास एक डिपॉजिट पड़ा हुआ है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली 3 अरब का है कि $4 अरब का है, उस तरह भी सपोर्ट किया है। फिर यार अभी वो इतना ग्रो करने जा रहे हैं तो वहां पे पाकिस्तान लेबर का एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स हुआ है, सो उससे भी आपको फायदा होगा। ये एक रिलेशनशिप है, पर ये अगेन मैं बार बार कहता हूं, देखें ये एक कन्फाइंड रिलेशनशिप है। ये इस चीज पे आपको ट्रेडेबल गुड्स में रिलेशनशिप बनाना है और सऊदी अरब की फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट बढ़ाएं। वहां पे सबसे बेस्ट ये है आप उनकी फूड सिक्योरिटी के जामिन बने। आप ये कर सकते हैं, आप अपने पूरी जो फूड मार्केट है, जो फूड चेन्स हैं, जो प्रोडक्टिविटी है, जो वेस्टेजेस हैं, 33% तक वेस्ट हो जाता है फार्म टू मार्केट जब आता है हमारा सामान। अब उसको ठीक कर लें तो 33% बचना शुरू हो जाएगा। देखें फाद, बात यह है कि फंडामेंटल काम, यही फंडामेंटल काम किए हैं ना अमेरिका ने, तभी दुनिया वहां इन्वेस्ट करना चाहती है। 3-3 ट्रिलियन की एप्पल की कंपनी है, 3 ट्रिलियन की एनवीडा कंपनी बन गई है। क्यों बन गई है? क्योंकि वहां पे इनोवेशन है। आप एग्रीकल्चर में इनोवेट करें, सऊदिया से रिलेटेड गुफ्तगू कर रहा हूं तो आप इसमें बहुत बेहतरी। फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग की वो बात करें, ये सारे काम है जो कि किए जा सकते हैं। आई थिंक कि असल पोटेंशियल अब पाकिस्तान का अब निकलेगा। जो पोटेंशियल ग्रोथ है हमारी, जो कि 3-4% पर जाकर ब्रेक्स लग जाती हैं और क्राइसिस आ जाता है, उसको ओवरकम करने के लिए जो हुकूमत ये इकदामात कर पाएगी, जो हुकूमत भी है, मतलब जो जैसे हम कहते थे ना कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है एक, वो उसको आगे ही नहीं जा सकता और वो 2-4% को क्रॉस नहीं करता। तो मनमोहन सिंह ने 90 की दिहाई में वही रिफॉर्म किए जो जिनकी हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उसको वो 6-7% पे ले गए। पाकिस्तान स्टैंड्स एग्जैक्टली एट दैट प्लेस। अगर हम ये सब काम करने में कामयाब हों, जो जिसकी कोई वजह नहीं है, IMF की वजह से स्टेबिलिटी है, अगर हम ये आगे बढ़ें और ये सब काम करने में कामयाब हों तो सर्टेनली हम इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। बट फवाद, बात यह है कि आखिर अगर ये इतना आसान होता तो 77 साल से हम कर लेते। सो वी ऑल नो कि ये आसान काम नहीं है। दिस इज द काइंड ऑफ हार्ड वर्क, प्राइवेटाइजेशन जो मुल्क जब भी करने जाता है हम नहीं कामयाब होते ये करने में। दैट रिमेन्स टू बी द की एरिया फॉर पाकिस्तान्स ग्रोथ। मैं खाकान साहब एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। सवाल आपके पास छोड़ जाता हूँ कि टैक्स के मामलात हैं, तनख्वाहदार के ऊपर बोझ डालती है हुकूमत, रिटेलर से और बाकी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे जो है वो धेला वसूल नहीं कर पाती। तो सर जो ज़बरदस्ती टैक्स के नेट में आ जाए, क्या उसको ही हम रगड़ते रहेंगे? ब्रेक के बाद सर जवाब दें। ब्रेक के बाद खुशामदीद खाकान साहब। हमें थोड़ी सी नाराज़गी है, FBR से भी हम नाराज़ महसूस होते हैं, हुकूमत से भी नाराज़गी है। तनख्वाहदार लोग हैं सर, सारा टैक्स हमसे ले रहे हैं सर, बाकी सब आज़ाद हैं।
देखिए ये बात आपकी इसलिए अब दुरुस्त है कि अगर आपने पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स को पाकिस्तान से छोड़ना रोकना है तो उसका एक तरीका इज़ द फॉलोइंग, आपको कंपेटिटिव टैक्स रेट तो रखना होगा। अगर आप ये जो वो कंट्रीज़ हैं जो वेस्ट में जो कि बहुत सहूलियात फराहम करती हैं उनके टैक्स रेट पे पाकिस्तान को ले जाएंगे तो फिर लोग पाकिस्तान से एग्जिट करना चाहेंगे। मतलब अगर आप दुबई में होते और वहाँ पे कमा रहे होते, यू आर वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स, अगर मैं अस्यूम कर लूँ, एंड योर पे इज अमंग द बेस्ट, तो जो भी पे आपकी वहाँ होती है उस पर जीरो इनकम टैक्स होता, तो आप तो फिर कहते कि मैं व्हाई शुड आई बी वर्किंग इन पाकिस्तान, सो यू वुड स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। जो इस वक्त बढ़ाना पड़ा है रेट हमें टू सिक्योर द IMF प्रोग्राम, इसलिए कि IMF कहता है कि यार मुझे सर्टन चीज बताओ कि 12,970 अरब रुपया कैसे कलेक्ट होना है। ये कहना कि आप ये काम कर देंगे वो तो एक बात है। सो आप पे टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया और हाईएस्ट स्लैब को तो बहुत हाई कर दिया गया, उस पर एक 10% सरचार्ज भी लगा दिया गया। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि उन्होंने 6 लाख की जो लिमिट है उसको ही तब्दील करके 7-8 लाख नहीं किया। पहली चीज तो ये कर देनी चाहिए थी। पर ये तो फवाद आपने कन्विंस करना है ना IMF को कि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन 78% 3 साल के बाद 6 लाख का स्लैब 6 लाख पे कैसे रह सकता है, अब उसको 8 लाख कर दीजिए। यू शुड हैव कन्विंस्ड देम। फिर मैं हैरान हुआ कि 12 ऑनवर्ड्स जो स्लैब है उसको भी 6 और 12 के दरमियान पहले जो स्लैब है उसको 2.5 से 5% कर दिया गया। सो वन कंप्लीटली सिंपैथाइजेस विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू। बट आगे देखिए ये इसलिए भी शायद इसके ऊपर नेगोशिएशन नहीं की जाती कि चलो गरीब गुरबा से जबरदस्ती जो टैक्स के नेट में आए हुए हैं उनको खींचा जा सकता है, खींचते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है नेगोशिएशन करने का। दुरुस्त। देखिए ना, उसके बाद आपने उनके साथ एक वादा किया, आपने उनको कहा ये एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है। अभी मैंने न्यूज़ ऑफ पावर में पाकिस्तान का एनालिसिस दिया है कि IMF के पहले 6 माह के अहदाफ पे कहाँ खड़े हैं। तो चलें, टैक्स शॉर्टफॉल तो एक है 386 अरब रुपए का, बट असल शॉर्टफॉल ये कि आपने कहा था हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को लेजिस्लेट कर देंगे सारे पाकिस्तान के प्रोविंसेस में। ये एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था, उसकी तारीख गुजर चुकी है, सवाए पंजाब के किसी ने भी उसको लेजिस्लेट नहीं किया। अगर आप मुल्क को ऐसे चलाएंगे, वो लोग, वो लीडरशिप्स जो इनको खुद अब आगे बढ़ के ये समझना है कि वो वक्त गुजर गया कि 20-22% एग्रीकल्चर पाकिस्तान की होल इनकम का है, उसमें से जो भी टैक्स बनता है हम लेजिस्लेट ही नहीं करना चाहते, तो आगे कैसे चलेंगे? ये पहली बात है। मतलब इसको तो, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती ना। यूनिफॉर्मिटी ऑफ इनकम टैक्स रिजीम पर्सनल एंड नॉन कॉर्पोरेट इनकम्स पे होनी चाहिए। इसका मतलब है एग्रीकल्चर वाले पे भी वही अप्लाई करना चाहिए। ये कब हुआ? जब IMF ने आके आपको कहा। ये चीज आपको सोचनी चाहिए ना फवाद, ये चीज उनको सोचनी चाहिए ना जो उस नेट को अभी भी इसी तरह रखे हुए हैं कि एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। वो वक्त गुजर गया। फिर आप आगे चलें, इसी तरह हार्मोनाइजेशन ऑफ GST, VAT, विदहोल्डिंग टैक्सेस, इनको आसान बनाना। ये तभी हो सकता है ना कि जो हमारे रिटेलर 3.6 मिलियन यानी कि 36 लाख जो हैं, उनमें से अगर 2.5-3 लाख रजिस्टर होंगे तो यार ये बात कैसे बनेगी? और ये हर रिजीम में गवर्नमेंट को टेक ऑन करना और फिर गवर्नमेंट्स का उसको विड्रॉ करना, 2 बार तो मैंने टेबल पर बैठ के देखा है। आई थिंक दैट्स नॉट द वे। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार पे भी ना डालिए ना, आप पे एज इंडिविजुअल्स, आप पे एज रिटेलर और होलसेलर। इतना बड़ा हुजम है उनका इकोनॉमी का, मतलब आपको भी तो ये चीजें सोचनी पड़ेंगी। वक्त वो आ गया है कि these people have to think instead of going to the government and saying कि जी हम नहीं मानते या हम नहीं करते या हम स्ट्राइक करते हैं। I think that time has come और we all should stand behind the government। और यही तो मैं कहता हूँ कि हम अपनी हुकूमत से, हम अपनी लीडरशिप से, हर तरह की लीडरशिप से ये कहें कि ये काम असल प्रोडक्टिविटी मुल्क की बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, टैक्स कल्चर ठीक करने के लिए आप कीजिए। एंड आई थिंक अब 2-3 साल जो हैं अगले जो हैं वो इसी तरह होने चाहिए। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन GST की होनी चाहिए, सब कमर्शियल इंपोर्टर्स की, सब होलसेलर्स की और सब टियर 1 रिटेलर्स की। ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए टू रिड्यूस इंटरैक्शन बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटीज। अच्छा। और नॉन फाइलर की कैटेगरी 1 सेकंड उड़ा देनी चाहिए बिल्कुल। और ये प्राल जो कि हमारा रेवेन्यू ऑटोमेशन अथॉरिटी है, उसको फुल फोर्स से एनहांस करें कि वो दफ्तर बैठकर ये सारी कंप्यूटेशन कर सके। दफ्तर बैठने से मुराद आपकी ये तो नहीं है कि वो गाड़ियां ना ले जो ले रहा था वो? देखिए मतलब असल मुराद ये है कि मतलब आप नहीं, मुझे लगा कि आप दफ्तर बैठने से मुराद आपकी है कि शायद वो बाहर ना जाएं, वो गाड़ियां ना लें जो ले रहे थे वो।
फवाद साहब, जहां रेड करने की जरूरत है जरूर करें कस्टम वाले, पर इसका मतलब ये है कि ये अब सारा जो इंटरैक्शन है वो सेल्फ असेसमेंट पे है, पर जो आप 5% ऑडिट करने जाते हैं उनको रज के ऑडिट कीजिए, ताकि ऐसी मिसालें आप बनाएं, और जिनको नोटिस भेजने हैं बड़े सोच समझ कर भेजिए। इतने अरब रुपए के जो इस वक्त केसेस हैं उनको रिजॉल्व कराइए, कोर्ट्स का भी ये काम है कि उनको रिजॉल्व करें, और अगर उनमें कोई केसेस ऐसे हैं जो वैसे ही बना दिए गए फिर उनसे फारिग होके आगे चलें। ये सारा काम, और सबसे ज्यादा ये बिलीव कीजिए कि टैक्स के निज़ाम को हमने ना सिर्फ ये वर्टिकल, यानी कि जिस तरह ऊपर जा रहा है मेरे पे भी जा रहा है, आप पे भी जाएगा, यानी कि नॉन सैलरीड, सैलरीड, जो एग्रीकल्चर है, जो रिटेलर है, सबको बराबर करना है, ट्रांसपेरेंट, स्टेबल, आसान बनाना है, प्रिडिक्टेबल बनाना है, बट सिंप्लीफाई भी करना है। आपने एक बड़ी अहम बात की है खाकान साहब, आपने कहा है कि जी जो केसेस बनाते हैं ये मेरिट पे होने चाहिए। पिछले दिनों एक स्टेटमेंट भी था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो गलत केसेस बनाएगा या जो कमज़ोर केसेस बनाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हम FBR में कार्रवाई भी करेंगे। तो आपको लगता है कि हुकूमत भी कुछ संजीदा है इस नुक्ते को लेके जो आपने रेज किया? For what do we have a choice? 12,970 अरब का हुजम आपने पूरा करना है। IMF को आपने एक बात लिख के दी, लुकिंग वेरी डिफिकल्ट, आपने उसको लिख के दिया कि हम इतने लोगों को रजिस्टर कर लेंगे, आपने लिख के दिया कि हम 50 अरब रुपया रिटेलर और होलसेलर से ले आएंगे, आपने लिख के दिया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निज़ाम जो है उसको हम, मेरे ख्याल है अक्टूबर नवंबर का स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था कि लेजिस्लेट कर देंगे पूरे मुल्क में, और 1 जनवरी से उसका इजरा कर देंगे। आप बता दीजिए। और मैं फिर कहता हूं, और अब आप नेक्स्ट प्रोग्राम्स मेरे साथ कर लीजिएगा, पाकिस्तान का मैं आपको कहता था IMF करें स्टेबिलिटी आएगी, अब मैं फिर कहता हूं कि 20 फरवरी ऑनवर्ड्स जब भी पाकिस्तान मिशन आएगा, ये जो स्टेबिलिटी आ गई है, मैक्रो स्टेबिलिटी है, रिजर्व्स की पोजीशन कंफर्टेबल है, इन्फ्लेशन डाउन जा रही है, अगर ये चीजें आपने इस तरह रखनी है तो ये रिव्यू स्मूथ होना चाहिए, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना चाहिए। अभी कई चीजें मैंने टैक्स के मद में आपको गिनवा दी हैं जिसमें दिक्कत दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट शुड नॉट ओनली हैव अ फ्रेमवर्क कि उनको कन्विंस करें कि क्यों ये दिक्कत आई, उसको दूर किस तरह करेंगे, और गोइंग फॉरवर्ड 2025-26 का जब बजट बनेगा तो उसमें क्या इस्लाहात आएंगी। थैंक यू वेरी मच खाकान साहब। सर बड़ी तफसील के साथ आपसे गुफ्तगू हुई। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।